रात के ठीक 2 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे घर के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों से चलना शुरू किया हो। छप, छप, छप। आवाज धीरे धीरे मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की बहुत धीमी आवाज आई। पानी, थोड़ा पानी दे दे बेटा। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली कई घंटों से गई हुई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन मेरे घर के सामने कोई खड़ा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और जो मैंने देखा, उसके बाद मैं आज तक रात में अकेला नहीं सो पाया। वो औरत पूरी भीगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके पैर उल्टे थे और वो धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ सिर घुमा रही थी। अगर उस रात मैं दरवाजा खोल देता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। मेरा नाम राघव है और ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है, जब मैं पहली बार अपने पुश्तैनी गांव देवलपुर गया था। देवलपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की सड़कें, पुराने घर और चारों तरफ खेत। वहां जाते ही ऐसा लगता था जैसे समय कई साल पीछे चला गया हो। मेरे पिता हमेशा उस गांव से दूर रहना चाहते थे। बचपन से मैंने उन्हें कभी गांव की बातें करते नहीं सुना। जब भी मैं पूछता, वो बात बदल देते। लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद गांव की पुरानी हवेली हमारे नाम हो गई और पिताजी ने मुझे वहां जाकर जमीन के कुछ कागज लाने के लिए भेज दिया। मैं तब 27 साल का था, शहर में नौकरी करता था और सच कहूं तो मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। बस स्टैंड छोटा सा था। वहां मुश्किल से 2-3 लोग दिखाई दे रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैंने देखा, एक बूढ़ा आदमी लगातार मुझे घूर रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा, काका, ठाकुर हवेली किधर पड़ेगी? उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे से पूछा, तू रमेश ठाकुर का बेटा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और बोला, रात होने से पहले हवेली पहुंच जा और सुन, पुराने कुएं के पास मत जाना। मैं हल्का सा हंस पड़ा। क्यों? वहां भूत रहता है क्या? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस अपना सामान उठाया और जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव में चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे देखकर अजीब तरह से फुसफुसा रहे थे, जैसे मैं कोई मुसीबत साथ लेकर आया हूं। करीब 10 मिनट बाद मैं हवेली पहुंचा। पुरानी, टूटी हुई और बेहद सुनसान। हवेली के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें दीवारों को तोड़ चुकी थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर से सीलन और पुराने लकड़ी की सड़ी हुई बदबू आई। पूरा घर धूल से भरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हवेली के पीछे की तरफ से लगातार किसी चीज के टपकने की आवाज आ रही थी। टप, टप, टप। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पीछे गया। वहां एक बहुत पुराना कुआं था। उसके चारों तरफ टूटी हुई ईंटें थीं और ऊपर लोहे की जंग लगी जाली। कुएं के पास जाते ही अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं बहुत गहरा हो, इतना गहरा कि उसकी तली ही ना हो। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई हिल रहा हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। शायद मेरा वहम था। मैं वापस कमरे में आया, खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन रात करीब 12 बजे मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने पहले सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर रोने की आवाज साफ होने लगी और वो आवाज हवेली के पीछे उसी कुएं की तरफ से आ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा डर है, लेकिन तभी किसी ने मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे चलना शुरू किया। छप, 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 जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला।
बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर मिट्टी और पानी से बने पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। और वो निशान सीधे मेरे कमरे से बाहर निकलकर हवेली के पीछे कुएं तक जा रहे थे। मैंने कांपते हुए टॉर्च उठाई और उन निशानों के पीछे चलने लगा। रात पूरी तरह शांत थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं कुएं के पास पहुंच रहा था, रोने की आवाज और तेज हो रही थी। अब वो रोना नहीं था, वो किसी की दर्द भरी चीखें थीं। मैं कुएं के बिल्कुल सामने खड़ा था। अचानक कुएं के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, राघव। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए नीचे देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई चेहरा दिखाई दिया हो, सफेद, भीगा हुआ, और उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैं चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसी समय पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गया, लेकिन वो गांव के मुखिया थे। उन्होंने मुझे घसीटते हुए वहां से दूर किया और चिल्लाकर बोले, पागल हो गया है क्या? रात में उस कुएं के पास कौन जाता है? मैं हांफते हुए बोला, वहां वहां कोई है। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ सेकंड तक कुएं की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, आज भी वो किसी को बुला रही है। मैंने पूछा, कौन? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो मुझे हवेली के अंदर ले गए, दरवाजा बंद किया और कांपती आवाज में बोले, इस गांव में 20 साल पहले एक लड़की मरी थी। उसका नाम मीरा था और उसे इसी कुएं में जिंदा फेंका गया था। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मुखिया ने आगे कहा, तुम्हारे पिता और गांव के कुछ लोग उस रात वहां मौजूद थे। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? मुखिया ने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें सच नहीं बताया, क्योंकि उस रात जो हुआ उसके बाद इस गांव में मौतें शुरू हो गई थीं। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और तभी पीछे आंगन से फिर वही आवाज आई, छप छप छप। इस बार वो आवाज धीरे धीरे घर के अंदर आ रही थी और उसके साथ एक औरत की टूटी हुई फुसफुसाहट। मुझे बाहर निकालो। अगर आपको कहानी का अगला हिस्सा चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, कुएं में आखिर क्या था? मुझे बाहर निकालो। उस आवाज ने जैसे हवेली की दीवारों को जमा दिया था। मैं और मुखिया दोनों चुप थे। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने दरवाजे अपने आप कांप रहे थे, लेकिन उन सब आवाजों के बीच वो फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी, राघव। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने मेरा नाम लिया था। मुखिया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोले, आज रात कोई भी आवाज सुने, बाहर मत निकलना। मैंने डरते हुए पूछा, वो मेरा नाम कैसे जानती है? मुखिया कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या बकवास है? कौन थी वो लड़की और मेरे पिता का उससे क्या लेना देना था? मुखिया ने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई। उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उन्होंने कहा, 20 साल पहले मीरा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसके अंदर कुछ अजीब था। वो अक्सर अकेले कुएं के पास बैठकर किसी से बातें करती थी। किससे? किसी ने कभी नहीं देखा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने आगे कहा, एक रात गांव में 3 बच्चों की अचानक मौत हो गई। सबकी लाशें कुएं के पास मिली थीं और उस रात मीरा को वहां देखा गया था। मेरे गले में सूखापन उतर गया। तो लोगों ने उसे चुड़ैल समझ लिया? मुखिया ने धीरे से सिर हिलाया। गांव वाले डर गए थे। तुम्हारे पिता भी उनमें शामिल थे। उन्होंने फैसला किया कि मीरा को खत्म करना पड़ेगा। मैं सन्न रह गया। मेरे पिता किसी की हत्या में शामिल थे। मुखिया की आंखें नीचे झुक गईं। लोगों ने उसे रात में पकड़ लिया और इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। बाहर अचानक किसी औरत की चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डरकर उठ खड़ा हुआ। ये आवाज
वो हर रात रोती है, मुखिया फुसफुसाए। और जिस दिन कोई उसकी आवाज सुन लेता है, वो उसे छोड़ती नहीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यहां सच में कुछ गलत था। अचानक धड़ाम, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम दोनों चौंक पड़े। फिर धीरे धीरे ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने डरते हुए कहा, वो अंदर आ चुकी है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? लेकिन तभी ऊपर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुखिया पीछे से चिल्लाए, राघव मत जा। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे ऊपर बुला रहा हो। मेरे कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उन धूलों के बीच गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, छोटे, औरत के पैरों जैसे। मेरी सांसें तेज हो गईं। ऊपर पहुंचते ही अचानक पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, और जैसे ही मैंने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, मेरा खून जम गया। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी, लंबे काले बाल, पूरा शरीर भीगा हुआ, और उसका सिर दीवार की तरफ था। वो धीरे धीरे रो रही थी। मैं डर के मारे जम गया। तभी उसने अचानक रोना बंद कर दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर बहुत धीरे धीरे उसका सिर मेरी तरफ घूमने लगा, कड़क कड़क, जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखें काली और होंठों से काला पानी टपक रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात, उसका मुंह सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा खुला हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने फुसफुसाकर कहा, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे दिखते हो। मैं चीख पड़ा। उसी पल वो चीज बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ी। मैं पीछे गिर गया। टॉर्च दूर जा गिरी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, बहुत पास, इतनी पास जैसे वो मेरे चेहरे के ऊपर झुकी हो। सड़ी हुई मिट्टी और गंदे पानी की बदबू मेरे नाक में भर गई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी नीचे से मुखिया जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक कमरे में तेज हवा चली, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, और वो औरत अचानक चीखने लगी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। मैंने मौका देखकर टॉर्च उठाई और भागता हुआ नीचे आया। मुखिया के हाथ में एक पुराना ताबीज था। वो लगातार कुछ पढ़ रहे थे। मैं हांफते हुए बोला, वो ऊपर है। मुखिया ने तुरंत दरवाजे पर गंगाजल छिड़का, और तभी ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आने लगी, थक थक थक, जैसे कोई पूरी ताकत से सीढ़ियां उतर रहा हो। मेरा दिल रुकने वाला था, लेकिन सीढ़ियों के बीच आते ही वो आवाज अचानक रुक गई। पूरा घर फिर शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद एक धीमी हंसी सुनाई दी। राघव, उसने फिर मेरा नाम लिया। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई। मैंने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी मुखिया ने मुझे जोर से झकझोरते हुए कहा, तुम्हें अभी इस गांव से निकलना होगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुखिया की आंखें डर से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मीरा को कुएं में नहीं फेंका था। उन्होंने उसे पहले मारने की कोशिश की थी। मेरी सांस अटक गई। क्या? मुखिया ने धीरे से कहा, और मरने से पहले मीरा ने एक श्राप दिया था, जिस आदमी ने मुझे मारा है उसकी औलाद कभी चैन से नहीं जी पाएगी। उसी समय हवेली के पीछे कुएं से जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से लोहे की जाली को पूरी ताकत से पीटना शुरू कर दिया हो। ढम ढम ढम, और फिर एक औरत की भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकलने दो। उस चीख ने जैसे पूरी हवेली की नींव हिला दी। कुएं की तरफ से लगातार लोहे की जाली हिलने की आवाज आ रही थी। ढम ढम
ढम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुखिया का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद की और कांपती आवाज में बोले, आज तक उसने इतनी ताकत कभी नहीं दिखाई। मैं हांफते हुए दीवार के सहारे बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मुखिया ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तू ठाकुर खानदान का आखिरी लड़का है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, और मीरा अपना बदला पूरा किए बिना नहीं रुकेगी। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, अगर मेरे पिता ने सच में उसके साथ गलत किया था तो उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मुखिया ने नजरें झुका लीं, क्योंकि उस रात जो हुआ था वो सिर्फ हत्या नहीं थी। मेरी सांसें रुक गईं। मतलब? उन्होंने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उन्हें डर हो कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। फिर धीरे से बोले, मीरा उस रात प्रेग्नेंट थी। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। कमरे की हवा अचानक और भारी लगने लगी। क्या? हाँ। मुखिया की आवाज टूट रही थी और गांव वालों को लगता था कि उसके पेट में इंसान का बच्चा नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मुखिया ने गहरी सांस ली। गांव के लोग कहते थे कि मीरा रात भर कुएं के पास किसी परछाई से बात करती थी। कई लोगों ने उसे आधी रात में हौंसते हुए देखा था, अकेले, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। मैं चुप था। बाहर हवा की आवाज बढ़ती जा रही थी। बरगद का पेड़ खिड़कियों से टकरा रहा था। टक टक टक, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। मुखिया ने आगे कहा, जिस रात उसे कुएं में फेंका गया, उसने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या? मुखिया की आंखें डर से फैल गईं। उसने कहा था, मैं अकेली वापस नहीं आऊंगी। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैंने धीरे से पूछा, ये बच्चे की आवाज? मुखिया भी डर गए। नहीं नहीं, ये पहले कभी नहीं हुआ। ऊपर से फिर वही रोने की आवाज आई, बहुत छोटी उम्र के बच्चे जैसी। लेकिन उस रोने में कुछ अजीब था। वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। मैंने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा और तभी ऊपर गलियारे में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक छोटा सा साया। वो बहुत तेजी से दीवार के पीछे छुप गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां कोई है। मुखिया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। ऊपर मत देख। लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल ऊपर से एक छोटा बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियों पर उतरता दिखाई दिया। उसका शरीर कीचड़ और गंदे पानी से भरा हुआ था। चेहरा पूरी तरह झुका हुआ और उसके पैर उल्टे थे। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो बच्चा धीरे धीरे नीचे आ रहा था। थक थक थक। हर कदम के साथ पानी टपक रहा था। फर्श पर गीले निशान बनते जा रहे थे। मुखिया डर के मारे मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वो चीज रुक नहीं रही थी। अब वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। कमरे में सड़ी हुई मिट्टी और गंदे पानी की बदबू फैल चुकी थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी चीख निकल गई। उस बच्चे की आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे जिनसे पानी बह रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा इंसानी नहीं था। वो आधा जला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे उबलते पानी में डुबो दिया हो। अचानक उसने बहुत पतली आवाज में कहा, मां बुला रही है। और फिर उसने अपना हाथ कुएं की तरफ उठा दिया। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। हालांकि गांव में बिजली थी ही नहीं। कमरे में तेज भनभनाहट गूंजने लगी और अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। बस गीले पैरों के निशान बाकी थे। मैं डर के मारे लगभग रोने लगा था। ये क्या था? मुखिया ने कांपते हुए कहा, मीरा का बच्चा। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ, लेकिन वो तो पैदा ही नहीं हुआ था। मुखिया धीरे धीरे पीछे हटे। शायद हुआ था। बाहर अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पूरा गांव जैसे किसी डर से जाग गया था। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर। बाहर घना अंधेरा था,
लेकिन उस अंधेरे में मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, लंबे भीगे बाल, सफेद साड़ी, और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मीरा। इस बार वो दूर नहीं थी। वो हवेली के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। मुखिया डर के मारे पीछे हट गए। उसने कभी घर के अंदर कदम नहीं रखा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्यों आएगी? मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तू खुद उसके पास गया था। मुझे अचानक वो पल याद आया जब मैंने कुएं में झांका था। तब मुझे लगा था जैसे किसी ने अंदर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की हो। क्या उसी वक्त मैंने उसे अपने साथ आने दिया? अचानक मीरा ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई देने लगा, सड़ा हुआ, काला, और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और टूटी हुई आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा घर कांप उठा। और फिर ऊपर छत से किसी चीज के दौड़ने की आवाज आने लगी, बहुत तेज, जैसे कई लोग एक साथ भाग रहे हों। थक 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 थक। मैं और मुखिया डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन अगले ही सेकंड छत से किसी बच्चे की हंसी गूंजी और उसके साथ मीरा की आवाज, राघव, नीचे कुएं में देखो। राघव, नीचे कुएं में देखो। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी, धीमी, लेकिन इतनी साफ जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हो। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। हवेली की दीवारें लगातार कांप रही थीं। ऊपर छत पर भागने की आवाज अब भी चल रही थी, थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग नंगे पैर छत पर दौड़ रहे हों। मुखिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी बात मत सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ना जाने क्यों मेरे कानों में बाकी सारी आवाजें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अब सिर्फ मीरा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, नीचे देखो, सच जानना है ना तुम्हें। मेरे कदम अपने आप कुएं की तरफ बढ़ने लगे। मुखिया पीछे से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। आंगन में पहुंचते ही अचानक हवा पूरी तरह शांत हो गई। पूरा गांव जैसे थम गया हो। ना कुत्तों की आवाज, ना झिंगुर, बस कुएं से आती ठंडी सड़ी हुई बदबू। लोहे की जाली हल्की हल्की हिल रही थी, ची ची, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। मैं धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। तभी कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं जम गया। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि कुछ पल के लिए मेरा डर गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई बच्चा मदद मांग रहा हो। फिर एक और आवाज आई, इस बार मेरे पिता की, राघव, बेटा, मुझे बाहर निकाल। मेरी सांस रुक गई। ये नामुमकिन था। मेरे पिता तो शहर में थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, पापा। अचानक कुएं के अंदर से खरोंचने की आवाज आने लगी, खरर खरर, जैसे कोई नाखून पत्थर पर रगड़ रहा हो। फिर बहुत धीरे धीरे कुएं के अंदर अंधेरे में दो सफेद आंखें दिखाई दीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, देखो। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, और अगले ही पल मेरे दोनों पैर किसी ने पकड़ लिए। मैं चीख पड़ा। नीचे देखा तो कुएं के अंदर से दो काले सड़े हुए हाथ बाहर निकले हुए थे। उन हाथों की उंगलियां मेरी टांगों में धांसी हुई थीं। मैं पूरी ताकत से पीछे हटने लगा, लेकिन वो चीज मुझे कुएं की तरफ खींच रही थी। मुखिया जी, मैं जोर से चिल्लाया। मुखिया दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे नीचे खींच रही हो। मेरे पैरों में जलन होने लगी, जैसे किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से पकड़ रखा हो। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी और वो हाथ गायब हो गए। मैं पीछे गिर पड़ा। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। मुखिया ने तुरंत मेरी टांगों की तरफ देखा और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तुझे ये निशान कैसे लगे? मैंने नीचे देखा। मेरी टांगों पर 5 उंगलियों के काले निशान बने हुए थे।
ऐसे जैसे किसी ने जलती हुई पकड़ लगाई हो, लेकिन वो निशान धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, और इस बार वो हंसी मेरे पिता की थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये मेरे पापा की आवाज क्यों है? मुखिया ने डरते हुए कुएं की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, क्योंकि वो मर चुका है। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या? तेरे पिता 3 दिन पहले मर चुके हैं? मेरी दुनिया जैसे रुक गई। नहीं, नहीं, मैंने कल ही उनसे फोन पर बात की थी। मुखिया की आंखें भर आईं। जिस दिन तू गांव के लिए निकला था, उसी रात शहर में उनकी मौत हो गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। झूठ! ये झूठ है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो चुका था। कल फोन पर पिताजी की आवाज अजीब थी, धीमी, टूटी हुई, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहे हों। तभी अचानक मुझे याद आया, फोन कट होने से पहले पीछे पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप, बिल्कुल उसी कुएं जैसी। मेरे शरीर में बर्फ उतर गई। तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा था? मुखिया जवाब देने ही वाले थे कि तभी धड़ाम, हवेली के अंदर से जोरदार आवाज आई। हम दोनों दौड़ते हुए अंदर गए, और जो हमने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। नहीं, वो रंग नहीं था, वो खून था। पूरी दीवार पर एक ही बात बार बार लिखी हुई थी, उस रात सच नहीं मरा था, उस रात सच नहीं मरा था, उस रात सच नहीं मरा था। कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल चुकी थी। ऊपर पंखा अपने आप घूम रहा था, जबकि बिजली थी ही नहीं। और तभी धीरे धीरे सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा। ठक ठक ठक। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि इस बार वो मीरा नहीं थी, वो मेरे पिता थे। उनका शरीर पूरा भीगा हुआ था, चेहरा सफेद, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पाह पाह। उन्होंने मेरी तरफ देखा, और होंठों पर एक अजीब मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने उसे नहीं मारा था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा, ये क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे मेरे करीब आए। उनके शरीर से कुएं के गंदे पानी की बदबू आ रही थी। फिर उन्होंने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मीरा अभी भी जिंदा है। उसी पल उनका चेहरा अचानक बदलने लगा, त्वचा फटने लगी, आंखें बाहर निकल आईं, और अगले ही सेकंड उनके मुंह से मीरा की आवाज निकली। उस रात जिसने मुझे कुएं में फेंका था, वो अभी भी जिंदा है। मातर आर आर पांड। उस रात जिसने मुझे कुएं में फेंका था, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे सामने खड़ी चीज अब मेरे पिता जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था, कभी पिताजी, कभी मीरा, और कभी वो बिना आंखों वाला बच्चा। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा कांप उठा। मुखिया लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। मेरे सामने खड़ी वो चीज धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर बोली, तुम्हारे पिता ने सिर्फ मुझे कुएं में नहीं फेंका था, उन्होंने उस आदमी को बचाया था जिसने मेरे साथ वो सब किया। मेरे कान सुन्न पड़ गए। कौन आदमी? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर धीरे धीरे मीरा ने अपना हाथ उठाया और सीधे मुखिया की तरफ इशारा कर दिया। मेरी सांस रुक गई। मुखिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उन्होंने घबराकर पीछे हटना शुरू किया। ना, नहीं, ये झूठ है। लेकिन मीरा की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। उस रात तूने मुझे मारा था। अचानक पूरे कमरे में औरतों के रोने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों से पानी टपकने लगा, फर्श पर गीले पैरों के निशान बनने लगे, और तभी मुखिया अचानक जोर जोर से रोने लगे। मैं मजबूर था। गांव वाले मुझे मार देते। मैं सन्न खड़ा था। मेरे पिता हत्यारे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ सच छुपाया था। असली कातिल मुखिया था। मीरा की आवाज अब बेहद डरावनी हो चुकी थी। तूने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मुखिया घुटनों पर गिर पड़े।
मुझे माफ कर दे। लेकिन तभी ऊपर छत से वो बिना आंखों वाला बच्चा उल्टा लटकता हुआ दिखाई दिया। उसकी गर्दन पूरी घूमी हुई थी और वो सीधे मुखिया को घूर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, माँ, भूख लगी है। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं सिर्फ चीखें सुन पा रहा था, मुखिया की चीखें, इतनी भयानक कि आज भी याद करके मेरी नींद उड़ जाती है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बिजली जैसी चमक हुई और मैंने देखा मुखिया गायब थे। फर्श पर सिर्फ खून फैला हुआ था और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, न्याय पूरा हुआ। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैं तुरंत हवेली से बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। लेकिन जैसे ही मैं आंगन पार करके बाहर जाने लगा, मुझे एहसास हुआ कुएं के पास कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे रुका। बारिश के बीच मीरा वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल, और उसकी गोद में वही बच्चा था। लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं लग रहा था। वो बस मुझे देख रही थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, सच दबाया जा सकता है, खत्म नहीं। और अगले ही पल वो दोनों गायब हो गए। बस कुएं से पानी टपकने की आवाज आती रही, टप टप टप। अगली सुबह पूरा गांव हवेली के बाहर जमा था। मुखिया कहीं नहीं मिले। लोगों ने कहा शायद वो भाग गए, लेकिन मैं सच जानता था। मैं उसी दिन गांव छोड़कर शहर वापस आ गया और जाते वक्त मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस हवेली को देखा। ऊपर की टूटी खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद चेहरा, काले बाल और उसकी गोद में एक बच्चा। वो मुझे जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद मैंने कभी उस गांव में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 महीने बाद एक रात मेरे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ पानी टपकने की आवाज आती रही, टप टप टप। फिर बहुत धीमी आवाज में किसी औरत ने कहा, राघव, कुआं अभी भी खुला है। और कॉल कट गया। उस रात के बाद मेरे घर की दीवारों पर अक्सर गीले हाथों के निशान दिखाई देने लगे। कभी बाथरूम के शीशे पर, कभी बेडरूम के दरवाजे पर, और हर बार उनके साथ मिट्टी और कुएं के गंदे पानी की वही बदबू आती थी। आज भी जब रात के ठीक 2 बजे मुझे कहीं से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है, तो मैं खिड़की के बाहर देखने की गलती नहीं करता, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो आज भी मुझे वापस बुलाने ना आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। अगर आपके गांव में भी कोई पुरानी डरावनी जगह है तो उसका नाम जरूर लिखना। और याद रखना, हर गांव में एक ऐसा राज होता है जिसे लोग मरते दम तक छुपा कर रखते हैं।